आपका आज के इस सेशन में, जिसमें हम लोग पहला जो टॉपिक है जिसको कवर अप करेंगे वो है आपका इस्पात क्षेत्र का विकार्बनीकरण, भारत के लिए आर्थिक आवश्यकता और पर्यावरणीय दायित्व। यानी कि जो इस्पात क्षेत्र है इसमें डीकार्बनाइजेशन करना ये इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बहुत ज़रूरी है, और अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब क्या कुछ एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, इसके संदर्भ में सारी बातें बताता हुआ मैं आपको चलूंगा। और ये चीज़ अभी हाल ही में क्यों न्यूज़ में रही, क्या ऐसा कुछ हुआ, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा समायोजन तंत्र CBAM ये जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है। इसलिए ये जो टॉपिक है, यानी कि हम कहें तो कार्बन क्षेत्र में डीकार्बनाइजेशन करना, ये बेहद ज़रूरी हो गया है हिंदुस्तान के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा इस्पात जो है भेजते हैं। ठीक है, भारत के EU को निर्यात के लगभग 90% जो उसका हिस्सा है वो लौह और इस्पात का है। अब यहाँ पर जब ये CBAM सिस्टम जो है इसको लागू किया, इस मैकेनिज्म को लागू किया है यूरोपीय संघ ने, तो इसका मतलब ये है कि वो इस्पात जो कि बहुत ज़्यादा कार्बन उत्सर्जित करता है, ठीक है, या फिर हम कहें कार्बन जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उत्सर्जित करता है, तो उस पे जो है कार्बन टैक्स जो है वो लगाया जाएगा। कार्बन टैक्स लगेगा, दैट मीन्स वो पर्टिकुलर मटेरियल जो है और महंगा हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एक करके यहाँ पर सारी पॉइंट देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि यूरोपीय संघ का जो कार्बन सीमा समायोजन तंत्र है ये जनवरी 2026 से प्रभावी हुआ है। ये तंत्र लौह और इस्पात तथा उर्वरक जैसे अधिक कार्बन गहन उत्पादों के उत्पादन के दौरान उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन पर कार्बन शुल्क लागू करता है। ठीक है, यानी कि इन अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ से लौह आ रहा है या फिर इस्पात बनाया जा रहा है, फिर उर्वरक बनाए जा रहे हैं, इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनके निकलने की वजह से कार्बन शुल्क जो है लागू करता है CBAM मैकेनिज्म। भारत के EU को निर्यात में लगभग 90% हिस्सा किसका है? लौह और इस्पात का है। जैसे ही ये CBAM इंडिया पर लागू होता है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम ऐसा इस्पात भेज रहे हैं, ऐसे उर्वरक भेज रहे हैं जिससे बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जनरेट हुई हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर उन प्रोडक्ट पर जो है CBAM मैकेनिज्म लागू होगा और उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। और कॉस्ट बढ़ जाएगा तो मार्केट में ऑब्वियस सी बात है फिर उसकी डिमांड कम हो जाएगी। इससे भारतीय उत्पादकों को गंभीर प्रतिस्पर्धा और नियामक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि एक तरफ कंपटीशन फेस कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रेगुलेटरी बॉडियां हैं वो भी, मतलब जो EU की रेगुलेटरी बॉडी हैं वो अलग अलग चीज़ें, मतलब उस पर रूल्स अप्लाई कर रही है। इसकी वजह से बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं इंडियन प्रोडक्ट्स को। इस पृष्ठभूमि में इस्पात निर्माण में स्क्रैप की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भारत का जोर उसकी ग्रीन स्टील पहल और उभरते वैश्विक धारणीयता मानकों के अनुरूप है। यानी कि यहाँ पर जो आपने देखा, देखो ये जो लौह या फिर इस्पात की बात करें, ये एग्जैक्टली दो सोर्सेस से आता है आज की डेट में। एक है आपका आयरन ओर, ठीक है, यानी कि जो लौह अयस्क है उसको कोयले के साथ में, मतलब कोयले से बहुत हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस करके जो है इसको लोहे को निकाला जाता है उसके अयस्क से। एक तो ये प्रोसेस है, इसमें ग्रीन हाउस गैस बहुत एमिट होती है, बहुत निकलती हैं। दूसरा जो प्रोसेस है जिसमें हम स्क्रैप का यूज करते हैं, मतलब आयरन ओर का यूज नहीं किया जाएगा, स्क्रैप का यूज किया जाएगा, और उसमें कोयले का भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सो ऑब्वियस सी बात है, जब स्क्रैप का यूज किया जाएगा तब जो इस्पात निकल के आएगा वो इस्पात निकलने के प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है वो बहुत कम हो जाएगा। ठीक है, सो स्क्रैप की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है हम ग्रीन स्टील पहल की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी कि जो कार्बन एमिशन है या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो उससे कम होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस्पात क्षेत्र का विकार्बनीकरण यानी कि डीकार्बनाइजेशन अब क्यों आवश्यक हो गया है, क्या ऐसा रीजन है? सो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का इस्पात उत्पादन और वैश्विक उत्सर्जन, इसके संदर्भ में देखते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अपरिष्कृत इस्पात उत्पादक है, यानी कि क्रूड
जो आयरन है वो सबसे ज्यादा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, सेकंड प्लेस पर है दुनिया में। लेकिन भारतीय इस्पात उद्योग अभी भी कार्बन गहन ब्लास्ट फर्नेस प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भर है। अब ये जो प्रौद्योगिकी है इसमें जैसे मैंने भी आपको बताया कि आयरन ओर को जो है गल पिघलाया जाता है, किसकी हेल्प से? कोयले की हेल्प से। कोयला जलाकर उसको जब जलाते हैं तो हाई टेम्परेचर निकलता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो उससे आयरन ओर को डाल के वहां से जो है आयरन को निकाला जाता है, इस्पात को निकाला जाता है। इस प्रोसेस में ग्रीन हाउस गैसेस खूब निकलती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खूब निकलती है, तो इसी से बचना है। ठीक है, आगे बढ़े इससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चाहें तो लक्ष्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं 9027281376 इस नंबर पर मैसेज करके, या फिर आप पर्टिकुलरली करंट अफेयर्स के 12 महीने के नोट्स ले सकते हैं, और आप स्टैटिक सब्जेक्ट्स के नोट्स भी ले सकते हैं सब्जेक्ट वाइज। किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग इसी नंबर पर संपर्क करें व्हाट्सएप के थ्रू 9027281376। आगे बढ़ते हैं। ये जो निर्भरता है ये वैश्विक कार्बन नियमों के साथ असंगत होती जा रही है, विशेषकर तब जब भारत अपने इस्पात निर्यात का लगभग 2/3 भाग जो है यूरोप को भेजता है। अब देखो, यूरोप ने ये CBAM जो मैकेनिज्म है इसको लागू किया है जनवरी 2026 से। तो अब बहुत सारा इस्पात जो है, मतलब बड़ा चंक हम कहाँ भेजते हैं? यूरोप में भेजते हैं। अब वहां पर अगर शुल्क लगना स्टार्ट हो जाएगा हमारे इस्पात पे, और अलग अलग उस पर रूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे, तब जो है हमें और चैलेंजेस फेस करने होंगे। इसीलिए जरूरी है इंडिया का डीकार्बनाइजेशन की तरफ बढ़ना। आगे देखें उत्सर्जन में भारत का क्या योगदान है। तो इस्पात क्षेत्र जो है भारत के कुल कार्बन उत्सर्जन का लगभग 10 से 12% उसके लिए उत्तरदायी है। वैश्विक स्तर पर लगभग 75% इस्पात अभी भी कोयला आधारित ब्लास्ट फर्नेस पर निर्भर है, जो प्रति टन इस्पात उत्पादन पर लगभग 2 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करता है। यानी कि दुनिया में अभी भी 75% जो इस्पात का प्रोडक्शन होता है वो वही आयरन ओर और कोयले को मिलाकर ही किया जाता है, जिससे ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा निकलती है। इस तरीके से देखें तो इस्पात उद्योग वैश्विक कुल उत्सर्जन का लगभग 7 से 9% उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस को उत्पन्न करता है, जिससे हरित प्रथाओं की ओर संक्रमण अत्यंत आवश्यक हो गया है। बहुत जरूरी है कि हम लोग ग्रीन स्टील की तरफ अप्रोच करें। ग्रीन स्टील की संक्रमण की तात्कालिकता, एक तो ग्रीन स्टील इसको निम्न उत्सर्जन विधियां जैसे कि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, EAF और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन DRI, इसके माध्यम से बनाया जाता है, एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करता है। मतलब जो कोयला आधारित ब्लास्ट फर्नेस है उसको रिप्लेस करके अगर टोटली हम इसकी तरफ मूव ऑन करें, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस और डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन की तरफ, ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी हेल्प से बहुत कम कार्बन एमिशन होगा। सो इसकी तरफ बढ़ेंगे तो ग्रीन स्टील की जो हमारी एक वो है टारगेट है, हम वहां तक पहुंच पाएंगे। मतलब कम से कम ग्रीन हाउस गैसेस एमिट हों। ये विधियां न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करती हैं बल्कि नेट जीरो लक्ष्यों की प्राप्ति और स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण में भी योगदान देती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत की डीकार्बनाइजेशन रणनीति क्या है। सो भारत का जो नीतिगत और नियामक ढांचा है उसको देखते हैं। सितंबर 2024 में ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट आई थी। इसमें बोला गया कि 2029-30 तक कच्चे इस्पात के प्रति टन उत्पादन पर उत्सर्जन तीव्रता को 2.65 टन से घटाकर 2.20 टन CO2 करने का जो रोड मैप है वो प्रस्तुत किया गया था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर ऑफ इंडिया कहां से कहां रिड्यूस करना है? 2.65% सिनेरियो है, ठीक है, जिसमें इतना टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, उसको रिड्यूस करके 2.20 टन पर लेकर आना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन टेक्सोनॉमी और उसकी भूमिका। दिसंबर 2024 में जारी भारत की ग्रीन स्टील टेक्सोनॉमी को राष्ट्रीय ग्रीन स्टील मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। हरित इस्पात की ओर संक्रमण में क्या चुनौतियां हैं? ऑब्वियस सी बात है, देखो जब चुनौतियों की बात करेंगे सबसे बेसिक चुनौती होती है कि इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर पैसा नहीं होगा तो काम नहीं होगा। दूसरा, जो छोटे
उत्पादक हैं उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि भैया सरकार सपोर्ट करे। अगर सरकार सपोर्ट नहीं करेगी तो वो इतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, ठीक है, उनको सब्सिडी चाहिए होगी। तो इसी वजह से जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस है और हाइड्रोजन आधारित जो आपका डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन है, इन विधियों पर नहीं पहुंचा जा पा रहा है। तो इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो लिमिटेशंस हैं वो तो है ही है, ठीक है। सो ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए व्यापक नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों की आवश्यकता है। भारत में अगर हम देखें तो भूमि उपलब्धता की भी अपनी सीमाएं हैं, तो ये भी एक चुनौती है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी में ही पुनर्चक्रण प्रणाली की सीमाएं, यानी कि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है इसमें क्या लिमिटेशंस हैं। भारत का जो धातु स्क्रैप पुनर्चक्रण तंत्र है ये अभी भी अपर्याप्त रूप से विकसित है। आप देखोगे तो ज्यादातर जो स्क्रैप होता है, जो क्वालिटी स्क्रैप होता है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। स्क्रैप के संग्रहण और प्रसंस्करण यानी कि उसका कलेक्शन और उसका प्रोसेसिंग, इसकी भी अभी देखो तो कमजोर व्यवस्था है। और उसकी वजह से जो उच्च गुणवत्ता वाला इस्पात स्क्रैप है उसकी उपलब्धता अभी तक लिमिटेड है, ठीक है। इसके अलावा सतत औद्योगिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, इसमें आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि ये जितना भी हमने ऊपर चुनौतियां देखी, जो लिमिटेशंस देखी, इनसे ओवरकम कर लें तो सारी चीजें सॉल्व आउट हो जाएंगी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा कल, जिसमें हम लोग 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में बात करेंगे, क्या अनुशंसाएं दी गई और उभरती हुई चिंताएं क्या हैं, इन सबको हम कल कवर अप करेंगे। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इन नोट्स को अगर आप चाहते हो यूपीपीसीएस 2026 के लिए, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।